तंत्रों से मिलकर बना हुआ, बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे अंग तंत्र है। अब वो अंग तंत्र कौन कौन से हैं? जैसे पाचन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र का सबका अपना अलग अलग काम है। जैसे घर में होते हैं ना, सबके 4 लोग होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन, कितने अलग अलग काम होते हैं। पापा काम क्या है? पैसे कमाना। मम्मी काम क्या है? खाना बनाना। बच्चों का काम क्या है? पढ़ाई करना। ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारे जो अंग हैं, तो क्या पाचन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, और क्या होता है? श्वसन तंत्र है, कंकाल तंत्र है, जनन तंत्र है, त्वचा तंत्र है। और इन सभी तंत्रों के क्या होते हैं? अलग अलग काम होते हैं। आपको पाचन तंत्र के बारे में बता दिया गया। पाचन तंत्र क्या काम करता है? भोजन को पचाने का काम होता है कि हम शरीर में जो भी खाना खाते हैं उसको सरल रूप में पचाना और हमारे शरीर को पोषण प्रदान करने का काम क्या होता है? पाचन तंत्र का। इसके बाद आज हम लोग चर्चा किस पे करेंगे? परिसंचरण। किस पे होगी चर्चा? परिसंचरण। तो परिसंचरण तंत्र को पढ़ने से पहले हम लोग परिसंचरण के विषय में थोड़ी सी कुछ बातें जानते हैं कि पहले तो मतलब समझते हैं कि परिसंचरण का मतलब क्या होता है। परिसंचरण या इसके एक थोड़ा और हम लोग सरल शब्द बोलने से पहले परिवहन, आपको आया होगा। परिवहन का मतलब क्या होता है? परिवहन इधर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को हम लोग क्या बोलते हैं? परिवहन। चलता है ना उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, बसों पर निकाला होता है। बस परिवहन निगम क्यों निकाला था? बस और ये हम जा रहे मेला मेला जा रहे हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना जाना, आवागमन को क्या बोलते हैं? परिवहन। इसी प्रकार से हमारे शरीर में एक परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र पाया जाता है। उसका नाम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम। अब उसके हम लोग सब जोड़ दिया है। ब्लड को हम लोग बाद में समझें, क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका परिवहन बहुत आवश्यक है। जैसे अब आप देखो कि हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं। अब पता चले पीयूष ग्रंथि से कोई एंजाइम निकलना है जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, उसका काम कहीं और होना है, तो हार्मोन्स को भी एक स्थान से दूसरे अंग तक ले जाना है, वो काम कौन करेगा? परिवहन तंत्र काम करेगा। एंजाइम निकलते हैं, एंजाइम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, कौन काम करेगा? परिवहन तंत्र काम करेगा। अच्छा, परिवहन तंत्र के काम करने के लिए अब इसमें थोड़ा अपना दिमाग लगा के बताओ, परिवहन तंत्र को काम करने के लिए क्या चीज जरूरी है? क्या इसके पास होना चाहिए जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक? रुधिर तो पदार्थ हो गया, माध्यम की आवश्यकता हो किसकी? जैसे बस एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, उसके पास क्या रोड है ना, रोड होती है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में बहुत सारे पदार्थ जो रुधिर हो गया, हार्मोन्स हो गया, एंजाइम हो गए, या अन्य रासायनिक पदार्थ हो गए, या फिर आप कहते हैं कि ऑक्सीजन का भी परिवहन होता है हमारे शरीर में, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इन गैसों का भी परिवहन होता है। इन सभी गैसों का, हार्मोन्स का, एंजाइम का या ब्लड का, इन सभी का परिवहन करने के लिए हमारे शरीर में क्या माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी उनको एक रास्ते की आवश्यकता पड़ती है। उस रास्ते को हम नाम क्या देते हैं? क्या नाम देते हैं? अगर धमनी और सिरा या अन्य नलिकाएं कहते हैं। धमनी और सिरा में ब्लड बहेगा, और भी कई छोटी छोटी वेन्स होती है शरीर के स्ट्रक्चरों में, लेकिन कई नली टाइप की संरचनाएं होती हैं, उन नलियों से हार्मोन्स और एंजाइम या कार्बन डाइऑक्साइड इन सबका परिवहन होता है। तो हमारे शरीर में धमनी, सिरा या इन सबको एक रूप में कहते हैं हम लोग अपनी देसी भाषा में होते हैं नसें। नसें हैं, नसों का क्या काम है? उनमें किसी प्रकार के पदार्थों का आवागमन होना या फिर परिवहन। ठीक, तो परिवहन मतलब क्या हो गया कि हमारे शरीर में जो ब्लड हो गया, हार्मोन्स हो गया, रासायनिक पदार्थ हो गया, इन सभी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो सिस्टम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिवहन। और इसके लिए परिवहन करने के लिए क्या होता है? धमनी, सिरा, नलिका, ये सब क्या होती है? ये उनके माध्यम होते हैं, उनके रास्ता होते हैं। तो परिवहन का मतलब समझ में आया कि परिवहन क्या होता है। ठीक, आप लोग समझते हैं, हम लोग को पढ़ना क्या? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कि हमारे शरीर में रुधिर का परिवहन किस प्रकार से होता है और कितना आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। देखो, एक इसमें क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे पहले परिवहन तंत्र के विषय में कौन से वैज्ञानिक ने बताया? तो इसका नाम हमेशा याद रखना, तो विलियम हार्वे। कौन से वैज्ञानिक थे? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले हमारे शरीर में एक ऐसा तंत्र पाया जाता है जो परिवहन करता है विभिन्न कार्य पदार्थों का। इस बात को किसने बताया था? विलियम हार्वे। ठीक है, जैसे पाचन तंत्र में अलग अलग काम होते हैं, ऐसे परिवहन तंत्र में परिवहन तंत्र होते हैं। अब इसमें ब्लड को हम लोग परिवहन के बारे में समझने, ब्लड को समझते हैं, ब्लड क्या होता है, ब्लड का परिवहन हमारे शरीर में किस तरीके से होता है, यातायात किस तरीके से होता है, उसको बाद में समझेंगे। पहले हम लोग समझेंगे ब्लड होता क्या है और ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, क्योंकि सभी के पास ब्लड है। ठीक है, कितना ब्लड होना चाहिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ब्लड वाले टॉपिक से।
तो सबसे पहले हम समझेंगे ब्लड हमारे शरीर में किस रूप में पाया जाता है? तरल पदार्थ। कैसे पाया जाता है? तरल पदार्थ। अच्छा, ब्लड हमारे शरीर में क्या है? एक प्रकार की कोशिका है कि कोई एक अंग है कि कोई एक ऊतक है या कोई तंत्र है? तंत्र तो है नहीं क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत ही नहीं आता है, ठीक है। तो तंत्र से नीचे क्या मैंने बताया था? अंग। अंग भी नहीं है, तो क्या है? ऊतक। क्या है? ऊतक। ऊतक भी कई प्रकार के होते हैं, अभी आपको ऊतक वाला टर्म पढ़ाया जाएगा तब समझ आएगा ऊतक कई प्रकार होते हैं। तो ये ऊतक कौन से प्रकार होता है? संयोजी ऊतक होता है। कैसा ऊतक होता है? संयोजी। तो आपसे अगर ब्लड की परिभाषा पूछी जाए तो एक लाइन याद रखेंगे, ब्लड क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक, मानव शरीर में पाए जाने वाला ये एक कार्य क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया ब्लड का, टेट की परीक्षा में भी आया। ब्लड कौन से प्रकार का ऊतक है? तो कौन से प्रकार का ऊतक है? संयोजी ऊतक। कैसा ऊतक है? संयोजी। तो ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो दो भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से मिलकर बना होता है? अगर हम ब्लड के संगठन की बात करें कि ब्लड हमारे शरीर जो है वो उसमें क्या पाया जाता है? उसमें दो चीजें पाई जाती हैं। एक का नाम होता है प्लाज्मा। अभी जब कोरोना चला था तो प्लाज्मा नाम बहुत चर्चा में आया था, आप लोगों ने सुना होगा। और एक का नाम होता है कणिकाएं। प्लाज्मा और ये दो चीजें होती हैं जिनसे मिलकर हमारा ब्लड। अब जैसे आपको दिखता तो है ब्लड तरल रूप में, लेकिन ब्लड में दोनों चीजें पाई जाती हैं, तरल अवस्था भी पाई जाती है और ठोस अवस्था भी पाई जाती है। तो जो प्लाज्मा होता है वो किस रूप में पाया जाता है? द्रव के रूप में, तरल के रूप में। जबकि जो कणिकाएं होती हैं ये कैसी पाई जाती हैं? ठोस के रूप में। बात आ रही समझ में? जैसे आपने शरबत किया होगा, शरबत बनाने से पहले आपका देखिए चीनी होती है, पानी होता है। चीनी कैसी होती है? ठोस होती है। पानी कैसा होता है? लेकिन जब वो चीनी पानी में घुल जाती है तो वो कहीं ठोस नजर आती है? नहीं। ठोस कण नजर आते हैं? नहीं आते। सेम इसी प्रकार से हमारा ब्लड का कंपोजिशन होता है कि उसमें प्लाज्मा में प्लाज्मा द्रव अवस्था पाया जाता है और कणिकाएं उसी में घुली रहती है, तो हमारा ब्लड उसमें समझ में नहीं आता। लेकिन जब ब्लड जम जाता है तो आप देखते हैं ब्लड जम जाता है, इसका मतलब उसमें ठोस अवस्था पाई जाती है, इसीलिए जम जाता है। ऐसे हम लोग अगर चाशनी बनाते हैं, चाशनी घुमा भी सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? ठोस कण पाया जाता है। अब ये समझो कि प्लाज्मा और कणिकाएं दो चीजें पाई जाती है। प्लाज्मा क्या होता है? एक प्रकार का द्रव है, तरल अवस्था है जो ब्लड में पाई जाती है, और इसमें जो चीजें पाई जाती है वो क्या होती है? प्रोटीन, खनिज और जल। तीन चीजों से मिलकर बना बना होता है क्या? प्लाज्मा। विभिन्न प्रकार के प्रोटीन होते हैं उसमें, और क्या होता है? खनिज पदार्थ होते हैं, और क्या होता है? जल। अब इसमें कणिकाएं, आरबीसी का नाम सुना हो तुम लोगों ने? तो हमारे शरीर में ब्लड में कणिकाएं में कौन कौन से तीन पाए जाते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स नहीं होता, सी से होता है कार्पल्स। कार्पल्स की मतलब इंग्लिश क्या होती है? कणिकाएं। पता नहीं समझ? ऐसे ही आपका क्या होता है? व्हाइट ब्लड इसको। लेकिन आप ये तीनों ही नाम अब नहीं याद रखेंगे। आप लोगों को तीनों नाम क्यों नहीं याद रखेंगे? नाम याद रखने पड़ेंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि अब जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है तो इनको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके ये तो घरेलू नाम। घरेलू नाम कैसे? जैसे घर में कोई छोटा बच्चा काला हो उसे कल्लू कहने लगे, किसी को पप्पू कहने लगे, किसी को गोलू कहने लगे, है ना? कोई छोटा छोटू कहने लगे। इस प्रकार घरेलू नाम होते हैं, उसके रंग रूप के आधार पर, उसके काम के आधार पर ये नाम रख दिया जाता है। तो जैसे इनका रंग लाल था, क्या कह दिया? लाल रंग का कह दिया। इनका सफेद था, कह दिया श्वेत रंग का कह दिया। लेकिन इनके एक्चुअली नाम नहीं होते। इनके जो साइंटिफिक नाम है, जो मूल नाम उनके लिए नहीं होते। इनके आपको मूल नाम याद रखिए। मूल नाम देखो क्या होते हैं? आरबीसी हम लोग नाम क्या देते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम देते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। कहने लोगों को सब याद आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। इसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। अभी कौन से
जीवन काल कितना होता है? बच्चों को पता होता है कि WBC का जीवन काल 2 से 5 दिन माना जाता है, 10 दिन तक माना जाता है। लेकिन अब जिनको ये नहीं पता है कि WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, वो इसका जवाब नहीं दे पाएगा। जैसे आपको पता है कि RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। लेकिन अगर परीक्षा में ये आ गया कि एरिथ्रोसाइट्स का जीवन काल कितना होता है, तो फिर अगर आपको नहीं पता है तो आंसर नहीं देंगे। एरिथ्रोसाइट्स कहाँ आ गया? लेकिन जो एरिथ्रोसाइट्स है उसी का नाम है RBC। जो ल्यूकोसाइट उसी का नाम क्या है? जो थ्रोम्बोसाइट उसी का नाम क्या है? प्लेटलेट्स। पता नहीं समझ में? तो हमारा ब्लड जो होता है वो दो चीजों से मिलकर होता है। कौन कौन सी चीजें? प्लाज्मा और कणिकाएं। प्लाज्मा कैसा होता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। और कणिकाएं कैसा होता है? ठोस अवस्था। अगर हम पूरे ब्लड को एक चीज मान ले तो अगर देखा जाए तो लगभग 55% भाग किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। और 45% भाग किसका होता है? कणिकाओं का। जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है, खनिज पाए जाते हैं और जल पाया जाता है। लगभग प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 90%। बचे हुए 10% में प्रोटीन और खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ प्रोटीनों के नाम याद रखने होते हैं, क्योंकि वो परीक्षा में पूछ जाते हैं कि हमारे ब्लड में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं और उनका क्या क्या काम होता है, या ब्लड के प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारे ब्लड में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? एक तो आपको नाम याद रखना, फाइब्रिनोजेन। कौन सा? फाइब्रिनोजेन। एक का नाम याद रखना, हेपेरिन। कौन सा? देखो फाइब्रिनोजेन विटामिन क्या करता है? सॉरी, प्रोटीन क्या करता है? फाइब्रिनोजेन का काम होता है कि हमारे ब्लड को जमाने का काम, क्लॉटिंग करने का काम। तुमने ये देखा कि छोटी हल्की चोट लग जाए तो चोट लगने में थोड़ी देर ब्लड निकलता है, उसके बाद कुछ देर निकलना वहाँ से बंद हो जाता है, वहाँ पर वो ब्लड जम जाता है। क्यों जम जाता है? इस प्रोटीन के कारण। क्यों? हमारे शरीर में प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? फाइब्रिनोजेन, जो उस ब्लड का ज़्यादा नुकसान ना होने पाए, उस ब्लड की जहाँ पर चोट लगती है वहाँ पर उसको जमा देता है। एक प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा? हेपेरिन। देखो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है फाइब्रिनोजेन जस्ट उल्टा काम होता है। इसका काम होता है कि हमारा ब्लड जमने ना पाए, ये काम पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर। बात आ रही समझ में? अगर शरीर के अंदर ब्लड जम जाए तो समझ लो कहानी तुरंत खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारी नसों में या धमनियों में सलाओं में ब्लड लगातार सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड बह रहा है, तो उसको बहने के लिए कैसी अवस्था होनी चाहिए? तरल अवस्था होनी चाहिए। बहुत तेजी में ब्लड बहता है, बहुत प्रेशर होता है। कितना प्रेशर होता है? 120-80। आपने ब्लड प्रेशर सुना है? हम लोग इतने प्रेशर से बहता है, बहुत तेज। अब उस प्रेशर में अगर कहीं बीच में कोई ठोस चीज आ गई, कोई जम गया, तो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन बंद, इसका मतलब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का आवागमन। ऑक्सीजन का हमारा शरीर कैसे होता है? ब्लड के माध्यम से होता है। हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को अगर ऑक्सीजन मिल रही है तो किसकी सहायता से? ब्लड की सहायता से। अगर हमारे शरीर ब्लड नहीं बह रहा है तो फिर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ये मान चलो जितने भी पोषक तत्व होते हैं, जितने भी हार्मोन होते हैं, जितने भी एंजाइम होते हैं, जितनी भी ऑक्सीजन होती है, सब की सब ब्लड के माध्यम से होती है। जब आदमी को बहुत ज्यादा बीमार होता है तो उसको सीधा क्या लगाई जाती है? बोतल लगाई जाती है वीवो, और उसी में सारे इंजेक्शन सीधे कहाँ? ब्लड में। जो भी कमी होती है ताकि सीधी ब्लड में पहुंचे और आदमी जल्दी स्वस्थ हो जाए। अब लोग जो दवाएं खाते हैं, दवाओं का असर देर में होता है, क्योंकि दवाएं पहले क्या जाएंगे? पेट में जाएंगे, उसका डाइजेशन होगा, फिर वो अवशोषित करी जाएंगे, तब जाके ब्लड में पहुंचेंगे। और ज्यादा बीमार तो उनका सीधी बोतल लगा। बोतल क्यों लगाते हैं? ताकि उसका सीधा असर हमारे ब्लड में समय ना लगे। तो दवाओं का असर ब्लड में पहुंचने में समय लगता है, और अगर सीधा बोतल लगा लेंगे तो उसका सीधा असर होता है, ब्लड में होता है। बात आई समझ में? तो हेपेरिन का काम क्या होता है? ब्लड को ना जमने दिया है शरीर के अंदर। और अगर हमारा ब्लड शरीर के बाहर आता है तो उसको तुरंत जमाना भी जरूरी होता है, क्योंकि शरीर के बाहर निकलना चालू हो जाएगा तो ब्लड कम हो जाएगा, हमें नुकसान होगा। तो बाहर जमाने का किसका होता है? फाइब्रिनोजेन का। और हेपेरिन का क्या होता है? ऐसे ही और बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन करके, ग्लोबिन। ठीक है ना? तो ये हम आपको नोट करवाएंगे तो आप उसको नोट कर लेना। और ऐसे ही खनिज बहुत सारे पाए जाते हैं। खनिज का मतलब क्या होगा? कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन। आयरन तो बहुत ही जरूरी होता है। जैसे हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीम नामक क्या है? एक पदार्थ जिसमें आयरन पाया जाता है। इसी प्रकार के बहुत सारे खनिज और जल, इसके बारे में आपने जाने लिया है। आप तो लोग हेड डालो, इसको पहले तक नोट कर लो, फिर इसके आगे की बात हम लोग करेंगे। इतना पहले नोट कर लो, पीछे का
तो क्या होगा, रुधिर एक तरह से ऊतक होता है। मानव शरीर में रुधिर हार्मोन्स, एंजाइम, रुधिर, हार्मोन्स, एंजाइम एवं अन्य रासायनिक पदार्थों के आवागमन के लिए एवं अन्य रासायनिक पदार्थों को एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाने के लिए परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो नई लाइन लिखेंगे, परिसंचरण तंत्र की खोज सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक करी थी? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की। मानव के परिसंचरण तंत्र में निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। तंत्र का मतलब क्या होगा? अंगों का समूह। तो परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं उनको लिख लीजिए। मानव शरीर में निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी इसमें अंग कौन सा होता है परिसंचरण तंत्र का? हृदय। कौन सा होता है? हृदय। सिरा। अच्छा तुम लोग ये बताओ, शुद्ध रुधिर किसे कहते हैं? शुद्ध और अशुद्ध सुना होगा। तुम्हारी धमनियों में कैसा बहता है? शुद्ध। और सिराओं में कैसा बहता है? अशुद्ध। तो ये शुद्ध रुधिर और अशुद्ध रुधिर क्या होता है? जो ऑक्सीजन होता है उसको कार्बन होता है, जो ऑक्सीजन जिसमें मिली हो उसको क्या बोलेंगे? शुद्ध। जिसमें ऑक्सीजन ना हो उसको क्या बोलेंगे? यही मतलब यहाँ थोड़ा सा ठीक से तो समझ लो ध्यान से, और ऐसे समझना कि दोबारा कभी इसकी जरूरत ना पड़े। यहाँ से क्वेश्चन आया तो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। लेकिन अगर आपने इसको क्रिया बिल्कुल ठीक से समझ लिया कि हमारी हृदय की भी क्रिया भी होती है, हमारा हृदय किस प्रकार से काम करता है हमारे शरीर में और सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या इसकी भूमिका होती है, इसको ठीक से समझ लो। फिर बहुत ज़्यादा लिखने की और याद करने की जरूरत नहीं। अगर एक बार चीज़ें समझ में आ गई तो क्वेश्चन अपने आप से हो जाएगा। देखो हमने क्या होता है परिसंचरण का मतलब आप लोग समझ गए। परिसंचरण का मतलब क्या होता है? परिसंचरण मतलब हो गया कि शरीर में कई ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, रुधिर हो गया, हार्मोन हो गया, एंजाइम हो गया, जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है। ले जाने का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और सभी कोशिकाओं को पोषण चाहिए होता है, सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन चाहिए होती है, सभी कोशिकाओं को ब्लड चाहिए होता है। अब सभी कोशिकाओं तक अगर पहुंचाने का काम कौन करेगा? परिसंचरण करेगा। और वो कैसे करते हैं? उसमें बहुत सारी नलिकाएं पाई जाती हैं, बहुत सारी धमनियां सराएं पाई जाती हैं, हर कोशिका से वो कनेक्टेड होती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जाती है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई क्यों जाती है? मेन कारण क्या होता है? शुद्ध और अशुद्ध का। हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी पाचन के द्वारा जो भी हम लोग पोषण ले रहे हैं, ब्लड तो उसी से बन रहा है। आता रहे समझ में? हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो भी पोषक पदार्थ खाते हैं, उसी से ब्लड बन रहा है। फिर उस ब्लड को, अच्छा हमने आपको पाचन तंत्र क्या बताया था कि पाचन क्रिया कितनी जटिल होती है। उसमें बहुत सारे आगमनशील, बहुत सारे बड़े, बहुत सारे जहरीले, विषैले हर प्रकार के पदार्थ होते हैं। उन सबको सरल रूप में चेंज किया जाता है, फिर उसको शुद्ध किया, उससे ब्लड बनता है, फिर उस ब्लड को शुद्ध किया जाता है। शुद्ध होने के बाद फिर हर कोशिकाओं तक उसको पहुंचाया जाता है। तो आपको कहानी समझनी है कि ब्लड बनने के बाद हमारा ब्लड किस तरीके से शुद्ध होता है।
होता है और किस तरीके से सभी अंगों में अलग अलग प्रकार से पहुंचता है। इस मैकेनिज्म को बहुत ध्यान से और बहुत मन लगाकर समझना है। देखो, और ये सारा काम होता किसका है? सारा काम किसका होता है? अच्छा, हृदय क्रिया से पहले तो हृदय के बारे में, इसकी संरचना के बारे में समझ लो। हृदय कैसा होता है? तुम लोगों ने समझ पढ़ा होगा, ऐसे करके ऐसे बना देते हैं, ऐसे होता है। ऐसा नहीं होता, ये सब लोग बनाते रहते हैं, ऐसे होता है? ऐसा नहीं होता। ये सब काल्पनिक बातें हैं कि हृदय हमारा इस प्रकार होता है। हृदय की संरचना अभी देखो लगा, और इसमें जो कच होते हैं वो उसके 4 पार्ट होते हैं। कैसे होते हैं? पहले 2 को सुन, 4 बात में पहले जैसे एक कमरा होगा, ये एक कमरे हमने 2 भाग कर दिए, ठीक? कौन सा भाग कर दिए? 2 भाग। 2 भाग में ऊपर वाले भाग को हमने क्या बोल दिया? नाम क्या दे दिया? आलिंद। क्या नाम दे दिया? नीचे वाले भाग को क्या नाम दे दिया? अब इसके जब 2 भाग हो गए तो इसके ऐसे भी 2 भाग कर दिए। जब ऐसे 2 भाग कर दिए तो एक हो गया बायां, एक हो गया कितने हो गए? एक हो गया बायां, एक हो गया दायां। तो हमारा आलिंद भी 2 भागों में बट गया और नीले भी 2 भागों में बट गया। तो हमारे हृदय में 2 आलिंद पाए जाते हैं और 2 नीले पाए जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है मनुष्य का हृदय कितने कक्षी होता है? तो आया था 4। इसीलिए क्या होगा? क्या 4 कोष्ठी? चतुकोष्ठी क्यों होता है? क्योंकि 2 आलिंद 2 नीले, तो 4 कक्ष हो गए। अब इसमें आलिंद और नीले का काम क्या होता है ये आपको समझना है। आलिंद और नीले के अलावा भी क्या काम होता है? जैसे ये पहला कक्ष हो गया आलिंद, फिर हो गया दूसरा नीले, फिर तीसरा आलिंद, फिर पहला कौन सा है? आलिंद। दूसरा कौन सा है? नीले। तीसरा कौन सा? चौथा कौन सा है? अब इसमें ये वाला कौन सा आलिंद है? पहला वाला कक्ष कौन सा होगा? ये वाला कौन सा होगा? ये कौन सा होगा? ये कौन सा होगा? ठीक। अब आपसे अगर पूछा जाए, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हृदय के हमारे किस कक्ष में ब्लड सबसे पहले प्रवेश करता है? भाई हृदय 4 कक्षी हो गया और चारों कक्षों में इसका ब्लड जाता है अलग अलग। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ समझना कि जो पहले 2 कक्ष होते हैं इस साइड वाले, बायां आलिंद और बायां नीले के बीच में ये वाली जो दीवार है, यहाँ पर एक लगा होता है गेट। क्या लगा होता है? दरवाजा। उस दरवाजे को नाम हम लोग देते हैं वॉल्व का। क्या नाम देते हैं? वॉल्व। इसका नाम होता है क्या? ट्राई कैप्सिड वॉल्व। ट्राई कैप्सिड वॉल्व मतलब त्रिकप्तनी वनल कह लो या दरवाजा कह लो। मतलब एक, जैसे हम लोग यहाँ बाहर निकलते हैं तो एक दरवाजा होता है, इसी प्रकार से बायां आलिंद और बाएं नीले के बीच में क्या होता है? एक दरवाजा होता है। इसका नाम क्या होता है? ट्राई कैप्सिड वॉल्व। क्या नाम होता है? ट्राई कैप्सिड वॉल्व। ऐसे ही यहाँ से जब ब्लड आई, सबसे पहले ब्लड यहाँ जाता है, उसके बाद यहाँ से इस वॉल्व के द्वारा सेकंड में आता है, फिर यहाँ से भी निकलता है। यहाँ से निकलने के बाद वॉल्व कहाँ जाता है? यहाँ नहीं जाता, फिर जाता है हमारा फेफड़ों में। कहाँ जाता है? फेफड़ों में। फेफड़ों में कहाँ मिलती है उसको? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाद फिर आता है तीसरे नंबर वाले। तीसरे के बाद फिर यहाँ भी वॉल्व लगा होता है, यहाँ से आता है इसमें, और यहाँ से कहाँ पहुँच जाता है? शरीर के सभी। ठीक। अब देखो कि हमने जो भी पाचन के माध्यम से पोषण तैयार किया, पोषण हमको जो भी मिला, हमारा ब्लड तैयार हो गया। ब्लड हमारा सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? किडनी में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? किडनी। अभी मैंने यहाँ किडनी का फिगर आपको नहीं बनाया। ब्लड कहाँ पहुँचेगा? किडनी में। किडनी में ब्लड के जब आपको किडनी पढ़ाया जाएगा तो किडनी के 2 काम होते हैं। एक तो काम होता है जल का पुनरावशोषण और रुधिर का परानिषेधन। परानिषेधन मतलब हो गया रुधिर को छानने की प्रक्रिया कौन करता है? किडनी करती है। कि हमारा जो ब्लड होता है, कि ब्लड हमने जो तैयार किया अपने खाना को, अच्छा खाना खा के, रसगुल्ले रबड़ी और सब रसमलाई खा के जो खाना ब्लड हमारे शरीर में बना है, उस ब्लड में क्या है? बहुत सारे प्रोटीन्स, बहुत सारे यूरिया, मतलब कुछ विषैले पदार्थ भी हैं। तो किडनी क्या काम करती है? किडनी उसमें से सभी विषैले पदार्थ को, सभी हानिकारक पदार्थों को बाहर कर देती है, केवल ब्लड रह जाता है, उसको छान देती है। जैसे हम लोग चाय छानते हैं ना छन्नी से, जैसे चाय तैयार हो गई, और चाय छानते हैं तो चाय के सब टुकड़े वो सब बाहर हो गए, चाय तैयार फ्रेश हो गई ना। ऐसे हमारी किडनी काम करती है। ब्लड हमारे शरीर में तैयार किया गया, उसमें सारी चीज़ें मिली हुई हैं, उसमें यूरिया भी है, प्रोटीन भी है, विषैले पदार्थ भी हैं, हानिकारक लाभदायक सब है। तो जैसे किडनी को पहुँचेगा, किडनी क्या करेगी? उसको
छान देती, क्या कर देती, क्योंकि हमारी किडनी की जो संरचना होती है ना वो ऐसे ऐसे होती है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, ऐसे ऐसे जैसे छन्नी होती है ना, छन्नी तो वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं छन्नी में, ऐसे हमारी किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, तो क्या करते हैं, ब्लड को छानने का काम करते हैं। ब्लड हमारा पूरी तरीके से साफ सुथरा कहाँ हो जाता है, किडनी में। कहाँ से होता है, किडनी से जब ब्लड निकलता है वो क्या साफ और वो शुद्ध निकलता है, सिर्फ उसमें ऑक्सीजन नहीं मिली होती है। पता है समझ, अगर किसी भी प्रकार की अशुद्धि किडनी से निकलने वाले ब्लड में है, इसका मतलब किडनी ठीक से काम नहीं कर रही। जो किडनी खराब होती है, किडनी फेलियर कहते हैं, किडनी कैसे होती है, यही तो होती है, उनकी क्या समस्या हो जाती है, उनकी किडनी ठीक से काम नहीं करती है। किडनी ठीक से काम नहीं करती है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे शरीर का ब्लड तैयार किया गया उस ब्लड में जो भी हानिकारक पदार्थ हैं वो भी साथ में आप कहाँ पहुंच जाएंगे, आपकी शरीर कोशिकाओं में पहुंच जाएंगे, क्योंकि किडनी काम नहीं किया, किडनी ब्लड को ठीक से छाना नहीं, और छाना नहीं सभी जगह वो विषैले पदार्थ पहुंच जाते हैं, और विषैले पदार्थ पहुंच जाने का शरीर में स्वाइल हो गया, ये हो गया बात, है ना। फिर क्या होता है, डायलिसिस होती है, इसको सुना ना, किसी बॉटल में डायलिसिस होती है। डायलिसिस का मतलब क्या होता है, उसी ब्लड को जो काम किडनी कर रही थी वो काम मशीनों द्वारा किया जाता है, ठीक। तो वो बात करें तो यहाँ समझो कि किडनी के द्वारा ब्लड को पूरी तरीके से साफ सुथरा कर दिया जाता है। उसके बाद सबसे पहले ब्लड हमारा क्या होता है कि हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं से ब्लड पहुंचता है, भाई किडनी से सब आया ब्लड, तो यहाँ पर एक इस तरीके का महा धमनी होती है, वो होती है महाधमनी। अब जैसे हमारा हार्ट तो यहाँ पर है, तो ऊपरी वाले हिस्से से और नीचे वाले हिस्से से दोनों हिस्सों से ब्लड हमारा सबसे पहले कहाँ पहुँचेगा, हमारे आने में पहुँचेगा, ठीक है ना। तो ऊपरी वाले हिस्से से यहाँ से आता है और नीचे वाले हिस्सों सभी से दोनों से पहुँच के यहाँ पर एक रास्ते में यहाँ पर ऐसे हमारा ब्लड कहाँ पहुँच जाता है, सबसे पहले बाएं आने में। अब जो हमारा ये बाएं आने में ब्लड पहुँच रहा है, ये कैसा ब्लड है, अशुद्ध, कैसा है, अशुद्ध, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। जब सबसे पहले ब्लड हमारा बाएं आने में पहुंचेगा, तो बाएं आने में पहुंचने के बाद तो हमारा आपने सुना होगा हृदय में कौन सी क्रिया होती है, संकुचन की क्रिया और शीतलन की क्रिया होती है, मतलब एक बार सिकुड़ता है एक बार फैलता है। जैसे आप गुब्बारा देखो, गुब्बारे को फुला देंगे, इसका मतलब उसमें कोई चीज भर गई है तभी तो फूल जाता है, जब उसमें कोई चीज निकलती है तो कोई चीज सिकुड़ जाती है। तो सबसे पहले ब्लड हमारा इसमें आता है, इसमें आता है, तो हमारा एक बार फूल जाता है, इसमें आता है तो यहाँ पर एक बॉल लगा हुआ है, यहाँ से तुरंत हमारा ब्लड कहाँ पहुँच जाता है, नीले में, बाएं वाले नीले में। तो यहाँ पर एक बार यहाँ पर आता है, फिर एक बार यहाँ आता है, मतलब एक बार जैसे यहाँ आया उसे तुरंत यहाँ फेंक दिया, तो ये क्या करता है, एक बार फूलता है, एक बार सिकुड़ता है, एक बार फूलता है, एक बार सिकुड़ता है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। जो हमारी धड़कन चलती रहती है ना, तो धड़कन क्या है, यही है कि हमारा एक बार ब्लड आया, एक बार पंप हुआ, सिकुड़ा फैला, सिकुड़ा फैला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धड़कन। और ये एक मिनट कितने बार होना चाहिए, कितने बार होना चाहिए। तो सबसे पहले ब्लड हमारा बाएं आले में पहुंचने के बाद यहाँ से उसका शीतलन और संकुचन क्रिया होते हुए फिर कहाँ पहुंचता है, बाएं नीले में पहुंचता है, और बाएं नीले में और बाएं आले में दोनों में ही किस प्रकार का ब्लड हमारा है, अशुद्ध ब्लड। ये प्रश्न पूछा जाता है कि बाएं आले में बाएं नीले में ब्लड हमारा किस प्रकार का रहता है, शुद्ध या अशुद्ध, कैसा होगा, अशुद्ध, क्योंकि उसको भी ऑक्सीजन नहीं मिली, ठीक है ना। अब यहाँ से पहुंचने के बाद क्या होता है, यहाँ पर एक बॉल्व लगा होता है जिसके माध्यम से ब्लड हमारा बाहर आता है, ठीक है। और बाहर आने के बाद यहाँ से सीधा ब्लड कहाँ पहुंचेगा, फेफड़ों में, कहाँ पहुंचता है, फेफड़ों में। और फेफड़ों में क्या मिलेगा, उसको श्वसन क्षमता में बताया गया था, तो हम जितनी भी ऑक्सीजन लेते हैं वो सब कहाँ, फेफड़ों में पहुंचती है। तो फेफड़ों में जैसे मिलती है, फेफड़ों को क्या मिल जाती है, ऑक्सीजन, क्या मिल जाती है। अब हमारा ब्लड कैसा हो गया, कैसा हो गया, और फेफड़ों से उसके बाद हमारा ब्लड कहाँ आता है, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में किस प्रकार का ब्लड है, शुद्ध ब्लड। दाएं आलिंद के बाद में कहाँ आता है, दाएं नीले में। दाएं नीले से यहाँ पर एक लगी होती है क्या, महाधमनी, क्या लगी होती है, महाधमनी, मतलब यहाँ से शरीर के सभी अंगों की कोशिकाओं में बराबर ब्लड, और ब्लड पहुंच गया फिर दोबारा वही प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो पूरे शरीर में हमारी यही प्रक्रिया चलती रहती है कि शरीर की कोशिकाओं को यहाँ तक ब्लड पहुँचाना, वापस फिर शुद्ध करना, फिर वापस पहुँचाना, फिर ले आना, फिर शुद्ध, इस प्रकार की प्रक्रिया। तो और इसी के कहा था हृदय हमारा एकमात्र ऐसा अंग है जो 24 घंटे कार्य करता है, क्योंकि ये कभी आराम नहीं करता, और सारे अंग तो आराम कर भी लेते हैं, इसने अगर आराम किया तो समझ लो आप वैसा ही आराम कर जाओ, क्योंकि ये प्रक्रिया अगर बंद हुई शरीर से तो फिर कहानी, क्योंकि हमारे ये बंद हो तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन किसके माध्यम से पहुंच रही है, इसी के माध्यम से पहुंच रही है।
शरीर में जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी कौन लेके आता है। अच्छा इसमें क्या होता है, यहाँ ये जो होती है ये क्या होती है, सिराएं होती है। यहाँ के बाद यहाँ से जो पहुँच जाती है वो क्या होती है, धमनियाँ होती है। यहाँ से वो ब्लड शुद्ध है ना 14 नंबर से, यहाँ से जो शरीर पहुँचेगा वो मतलब किसका काम होगा, धमनियों का। और यहाँ से जो ब्लड लेके आएंगे सब किसका होगा, सिराओं का। तो सिराओं में कैसा बह रहा है, अशुद्ध, और यहाँ कैसा बह रहा है, ठीक। अब लगा देगा हृदय का अच्छी तरह और दिखा देते हैं, मैं चीज और समझ में आ गई। कहाँ चली गई, क्या नोट किया है, हाँ ये निकाल के वो लिख लो, निम्नलिखित अंग होते हैं, दिखा होगा ये सारे अंग नोट कर लो, देखिए सब। अब पहले डालो हृदय, या पहले ब्लड लिखोगे जो तुम्हारा ठीक है वो लिखने सभी समझने, चाहे पहले ब्लड के बारे में लिख लो या पहले हृदय के बारे में लिख लो।